नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सत्ता की साझेदारी का पार्ट 2। सत्ता की साझेदारी, यह जो शब्द है, इस शब्द का जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकेंगे। तो सत्ता की साझेदारी में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, सत्ता और साझेदारी। सत्ता मतलब होता है पावर और साझेदारी मतलब होता है उसकी शेयरिंग। मतलब लोगों में आप इस प्रकार से सत्ता का वितरण कर दें कि सब लोग उससे खुश हों, सब लोगों को लगे कि उनके पास सत्ता है और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो उनकी अनुमति से लिए जा रहे हैं। सब लोग आपके द्वारा लिए गए निर्णय से खुश होना चाहिए, तभी वह कहलाएगी सत्ता की साझेदारी, सत्ता का वितरण। इंग्लिश मीडियम बुक में जब आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो उसमें लिखा है पावर शेयरिंग, मतलब पावर को शेयर करना, लोगों में बांट देना, लोगों में पावर को बांट देना, यही होती है पावर शेयरिंग और यही होती है सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर में आप दो देशों का कंपैरिजन देखेंगे, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका, और यहाँ पर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी का प्रभाव पड़ा वह भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम बेल्जियम यूरोप का एक देश है और यहाँ का जब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल के अंदर मैंने बेल्जियम देश का एक रिकॉर्ड रखा है कि यहाँ पर जो 59% जनसंख्या है वह फ्लेमिश एरिया में रहती है और डच भाषा बोलती है, और जो 40% जनसंख्या है वह बेलोनिया में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है, और जो 1% लोग हैं वह जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह डच और फ्रेंच हैं। और जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो डच बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, 59% लोग। ये तो पूरे देश की बात हुई। अब हम बात करें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की। तो ब्रुसेल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। तो यहाँ पर जब नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे तो वो इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि सब लोग उससे खुश हों। और एक बात आपको यहाँ और नोट करना है कि जो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जो डच बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग डच बोलने वाले लोगों के कंपैरिजन में थोड़े से कम हैं, अर्थात अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? संख्या में अल्प होना, मतलब संख्या में कम होना। तो जो फ्रेंच भाषी लोग थे यह अल्पसंख्यक तो थे, लेकिन यह लोग ज़्यादा समृद्ध थे। अब ज़्यादा समृद्ध होंगे तो डच बोलने वाले लोग सोचेंगे कि संख्या में तो हम लोग अधिक हैं, फिर ये लोग हमसे ज़्यादा समृद्ध कैसे हैं। तो इसी प्रकार की बातें जब लोगों के मन में आई तो 1950 एवं 1960 ये जो समय है, इस समय फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा और इनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ भी होने लगीं। तो उस समय क्या है, बेल्जियम गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ इस प्रकार के नियम, इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, सत्ता का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि ये दोनों लोग उससे सेटिस्फाई हों, उससे खुश हों। तो जो बेल्जियम देश था, तो बेल्जियम ने जो सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने इसी आधार पर अपने 4 संशोधन किए और उन्होंने एक मॉडल दिया, कुछ उन्होंने नियम बनाए कि इन सभी लोगों को उन नियम और कानून से खुश हों। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कानून बना दिया या उन्होंने ऐसा देखा कि डच बोलने वाले लोग पूरे देश में ज़्यादा हैं तो इनको ज़्यादा नौकरियां दे दी जाएं, ज़्यादा इनको और अधिक समृद्ध बना दिया जाए, या इस प्रकार से कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इनको ज़्यादा नौकरियां दे दी जाएं, ज़्यादा शिक्षा में इनको अवसर दिए जाएं। इस प्रकार की चीज़ किसी के मन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए इन्होंने अपना एक मॉडल दिया, कुछ इन्होंने अपने नियम बनाए और वही नियम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जो बेल्जियम ने एक मॉडल दिया था, बेल्जियम मॉडल, उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने इन सब समस्याओं को सॉल्व किया। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी।
तो जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश की सरकार होती है, पूरी देश के लिए वह कुछ कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो केंद्रीय सरकार है वहाँ पर जो मंत्री रहेंगे उसमें आधे मंत्री डच भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे और आधे मंत्री फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे। तो और जो कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसद उसके पक्ष में हों, अर्थात जब दोनों मंत्रियां खुश रहेंगे कोई भी नया कानून बनाना है तो वो दोनों की आपसी सहमति से बनेगा कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री हैं वो भी उसमें सहमत होंगे और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी, उसके जो मंत्री हैं वो भी उस निर्णय से खुश रहेंगे, तभी कोई कानून बनेगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो यह हमारा पहला नियम था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कोई विशेष कानून तभी बन सकता है जब दोनों भाषाओं को मानने वाले जो मंत्री हैं उसके पक्ष में हों। यह हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि जो केंद्रीय सरकार की बहुत सारी शक्तियां हैं देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई, अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो पूरे देश की सरकार है वह हो जाती है केंद्र सरकार, और पूरे देश को हम छोटे छोटे प्रांतों में बांट दें, छोटे छोटे राज्यों में बांट दें तो वहाँ के लिए भी अलग से आप सरकार बना सकते हैं और वह सरकार कहलाएगी राज्य सरकार। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियाँ थीं वो देश के 2 अलग अलग क्षेत्रों की जो सरकारें हैं उनको दे दी गई, अर्थात राज्य सरकार अपने खुद के कुछ नियम बना सकती थी, अपने खुद के कुछ कानून बना सकती थी जो उस राज्य में अप्लाई होंगे, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। यह हो गया था दूसरा पॉइंट कि जो केंद्र सरकार की बहुत सी शक्तियाँ थीं वह अलग अलग राज्य सरकारों को दे दी गई। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट था ब्रुसेल्स से संबंधित। ब्रुसेल्स क्योंकि बेल्जियम की राजधानी थी तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। तो ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बना दी गई, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था और जो फ्रेंच भाषी लोग थे, अब आप देखेंगे कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग 80% थे और डच भाषा बोलने वाले लोग केवल 20% थे। तो ब्रुसेल्स में यदि दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व कर दिया जाए तो आप सोचेंगे कि फ्रेंच भाषा वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको कुछ दिक्कत होगी, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग भी इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि जब केंद्र सरकार बनी थी तो वहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग 59% थे। डच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर तैयार हो गए थे कि हम तैयार हैं समान प्रतिनिधित्व के लिए, और इसी प्रकार से जब ब्रुसेल्स के लिए गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग तैयार हो गए समान प्रतिनिधित्व के लिए। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि जो डच भाषी लोग थे वह केंद्र सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व के लिए तैयार हो गए थे। और अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि जो केंद्र और राज्य सरकार हैं इनके अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है और उस सरकार को बोलते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या होती हैं कि जैसे किसी देश में कोई एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं, किसी एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो अपनी एक सरकार बना सकते हैं जो उनके धर्म से संबंधित, उनकी भाषा से संबंधित जो भी निर्णय है वह उस सामुदायिक सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सामुदायिक सरकार अलग अलग लोगों की अलग अलग समूह हैं वो अपनी अलग अलग सामुदायिक सरकार बना सकते हैं। जैसे डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वह अपनी एक अलग सामुदायिक सरकार बना लें, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वह अपनी एक अलग सामुदायिक सरकार बना लें। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट भी वहाँ पे काम करती है। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, सामुदायिक सरकार, और इस सरकार का जो चुनाव होता है वह एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो यह 4 पॉइंट आपको याद रखना है। यह आपका एक बेल्जियम मॉडल है। बेल्जियम ने जो इस प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई कि सब लोग उससे खुश थे, किसी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। तो यह था बेल्जियम देश का जो एक मॉडल था, जो वहाँ की एक कानून व्यवस्था है, जो वहाँ की एक गवर्नमेंट ने जो कुछ
पॉइंट दिए वो सभी पॉइंट ये थे। ये आपको समझने आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। अब हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो 74% लोग हैं, यह सिंगलियों का एक समूह है, वह 74% हैं। और जो यहाँ पर तमिल हैं वो 18% हैं। और तमिल में भी दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर तमिल हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल यहाँ पर 13% हैं, और यहाँ पर श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, और यहाँ पर हिंदुस्तानी तमिल भी हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि जो सिंगलियाँ समूह हैं वो 74% हैं सबसे ज़्यादा, और जो तमिल है वो 18% हैं। इसमें भी श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और हिंदुस्तानी मूल के तमिल हैं। और जो सिंगली समूह हैं, जो सिंगली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। और श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं वह सिंगली समुदाय है। सिंगली समुदाय आपने देखा कि 74% लोग यहाँ पर सिंगली हैं। तो जो सिंगली समुदाय है वह बहुसंख्यक था। तो 1956 में जो एक कानून बनाया गया, तो उसमें सिंगली समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए। सिंगली भाषा को ही वहाँ की एक राजभाषा घोषित कर दिया गया, और शिक्षा और नौकरी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए गए, ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी गई। और जो सिंगली समुदाय का जो धर्म था बौद्ध धर्म, तो बौद्ध मत को भी संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका में रहने वाले लोग थे तमिल, उनके मन में ये चीज़ आ गई कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, हमको शिक्षा में भी बराबर के अवसर नहीं मिल रहे हैं, हमको नौकरी में भी बराबर के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद हो गए सिंगली और तमिल के बीच में। जो सिंगली भाषाई लोग थे और जो तमिल भाषाई लोग थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, बहुत ज़्यादा इनके बीच में मतभेद हो गए, बहुत ज़्यादा इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगीं। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम होगा कि जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और लड़ाइयाँ करेंगे, और हमको एक अपनी अलग गवर्नमेंट चाहिए। इससे एक गृह युद्ध का माहौल हो गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वह सत्ता की साझेदारी को अच्छे से नहीं कर पाई, वो लोगों के बीच में सत्ता का वितरण अच्छे से नहीं कर पाई। तो यहाँ पर आपको समझने आया होगा कि कैसे सत्ता की साझेदारी का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी देश में, और किसी भी देश के आर्थिक विकास में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वहाँ पर जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जितने भी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनके मन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। और यही होता है सत्ता की साझेदारी की, सत्ता का वितरण इस प्रकार से करना कि सभी लोग उससे संतुष्ट हों, उससे खुश हों। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।